राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां समस्या ही समस्याएं हैं। कभी पानी के लिए हाहाकार तो कभी पानी से हाहाकार। दिल्ली वासी करें तो क्या करें? जब उन्हें पीने के लिए पानी नसीब न हो तो वह धरना प्रदर्शन करने की जगह वह पानी की बाल्टी टैंकर लेकर करके लाइन में खड़े होते हैं ताकि उन्हें जीवन जीने के लिए पानी मिल सके। दिल्लीवासी परेशान हैं। लगातार यह एक वर्ष की समस्या नहीं है, लगातार वर्षों से यह समस्या चलती चली आ रही है। सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली वासी को पानी के लिए नहीं रोना पड़ा तो वह दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का कार्यकाल था, जिन्होंने हरियाणा से इतनी पानी की व्यवस्था कर दी थी कि दिल्ली वाले को पीने के लिए पानी मिल जाया करता था। मदन लाल खुराना के बाद शीला दीक्षित ने भी प्रयास किया, संघर्ष किया और हरियाणा सरकार से ज़रूरत पड़ने पर 2-4 भी कर ली और केंद्र की सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और दिल्ली को दिल्ली के हिस्से की पानी मिलती रही और दिल्ली वासी अपने प्यास को बुझाते रहे। लेकिन शीला दीक्षित के जाने के बाद जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, तब से दिल्ली वासी लगातार प्रत्येक गर्मी के मौसम में परेशान हो रहे हैं पीने की पानी को लेकर। दिल्ली सरकार बार बार बात करती है लंबी चौड़ी बातें और दिन में स्वप्न दिखाती है, दिवा स्वप्न, और कहती है मैं दिल्ली में झील बनाऊंगा, दिल्ली में घर घर तक पानी पहुंचाऊंगा, दिल्ली वासी को सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन दिल्ली में समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सिर्फ राजनीति और राजनीति का खेल चल रहा है और विपक्ष भी इस मुद्दे पर नाकाम रहा है। जो आवाज़ उसे गर्मी के बाद उठानी चाहिए, जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए, विपक्ष भी यह रोल कभी अदा नहीं करता। जब गर्मी चरम पर होती है, पानी के लिए हाहाकार होता है, तो घड़ा लेकर सिर्फ प्रदर्शन करना, घड़े को सड़क पर तोड़ना और जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाना, यही काम विपक्ष का रह गया है। जबकि भारत की राजधानी दिल्ली में समस्या को लेकर बैठना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ विपक्ष और सत्तारूढ़ दल को बैठ करके एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जो भारत की राजधानी दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के घरों तक पानी पहुंच सके और कम से कम पीने की पानी की समस्या से उन्हें निजात मिल सके। दूसरी ओर जब बरसात का मौसम आता है, मानसून की स्थिति बनती है, तो दिल्ली की सड़कों पर झील बन जाता है और झील बनने के कारण संपूर्ण दिल्ली नर्क में तब्दील हो जाता है। आने जाने की स्थिति ऐसी हो जाती है जो लोग अपने घरों में दुबक कर रह जाते हैं। आखिर यह किसकी जिम्मेवारी है? इस पर चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को मिल बैठकर सोचने की आवश्यकता है। हम आज बात करेंगे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में, जो भारत के प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल में भी मन की बात लेकर राष्ट्रवासियों के सामने आए। उन्होंने अपने मन की बात में केरला के छाता का जिक्र करते हुए
बताया जो किस प्रकार वहाँ की महिलाएं अम्ब्रेला छाता का निर्माण करती है और वह आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाने लगा है, बिकने लगा है और प्रत्येक भारतवासी इससे सीख ले सकते हैं। हम आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में एक जिस गंभीर मुद्दे को लेकर बात करना चाह रहे हैं वह है भारत की राजधानी दिल्ली का नगर निगम। नगर निगम का नाम आते ही सभी के दिमाग में एक बात कौंध उठता है, जो बात होगी भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार तो बहुत छोटा शब्द पड़ गया है करोल बाग जोन के लिए, दिल्ली नगर निगम के लिए, जहां एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संगठित अपराध के तहत अपने डीसी का फर्जी साइन करने का काम किया है। शायद इस तरीके का अपराध आपने भी पहली बार सुना होगा, लेकिन यह हकीकत है जो करोल बाग जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार महेंद्रा के ऊपर भ्रष्टाचार के साथ साथ जालसाजी के यह आरोप लगे हैं और 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली के नवनियुक्त कमिश्नर आईएएस अश्वनी कुमार ने यह काम किया है और कहा जाता है कि कुमार महेंद्रा के ऊपर हाथ डालना असंभव सा था, लेकिन अश्वनी कुमार ने जिस तरीके से आने के साथ ही कुमार महेंद्रा को कानूनी शिकंजे में ला करके यह संदेश पूरे नगर निगम को देने का काम किया है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए दिल्ली नगर निगम के नवयुक्त कमिश्नर अश्वनी कुमार ने यह संदेश देने का काम किया है। आप इस रिपोर्ट में देखेंगे कि किस प्रकार कुमार महेंद्रा लगातार करोल बाग जोन में रहते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। वो किस प्रकार दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के नगर निगम के कमिश्नर, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय तक को लगातार गलत रिपोर्ट देकर भ्रष्ट बिल्डर माफियाओं और भ्रष्ट एमसीडी के कर्मचारियों को बचाने का लगातार काम करते रहे और सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने का काम किया है। इनके खिलाफ शायद ही कोई ऐसा पदाधिकारी हो, कोई ऐसा मीडिया कर्मी हो जो आवाज नहीं उठाया होगा। जब दिल्ली नगर निगम 3 भागों में थी, उस समय उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने कुमार महेंद्रा के खिलाफ स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में हंगामा किया था और जब यह सवाल भ्रष्टाचार का उठा था तो उस समय वे और उनके समर्थक अधिकारी मीटिंग से उठकर चले गए थे। विजेंद्र यादव ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और आप देखिए जो कि उन्होंने विजिलेंस को जो लेटर लिखा था, आप वह देखिए, आप सुनिए जो विजेंद्र यादव खुद क्या कह रहे हैं। आप देखिए जो किस प्रकार लगातार करोल बाग जोन के मोती नगर विधानसभा के तीनों निगम क्षेत्रों, चाहे वह रमेश नगर हो, चाहे वह मोती नगर हो, चाहे वह करमपुरा हो, लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण होता रहा। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को टुकड़े टुकड़े में काट कर बगैर लैंड यूज चेंज कराए उस पर कमर्शियल निर्माण किया जाता रहा और कुमार महेंद्रा और उनकी संगठित जेईई की टीम लगातार उस बिल्डर माफियाओं को बचाते रहे और सरकारी राजस्व की हानि होती रही। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आप आगे देखिए जो किस प्रकार से यह भ्रष्टाचार लगातार चलता रहा है।
राष्ट्र सर्वप्रथम टीम इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक के द्वारा लगातार प्रकाशित खबरों का असर सामने आया है। दिल्ली के नवनियुक्त नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने नियुक्ति के कुछ दिनों के अंदर ही व्यवस्था को सुधारने का प्रयास शुरू कर दिया है। मीडिया में आ रही खबरों और विभाग को मिल रही शिकायतों के बाद निगमायुक्त द्वारा 26 जून को भवन निर्माण विभाग के ऑफिसर इंचार्ज जितेंद्र कुमार सिंह, भ्रष्टाचार के लिए चर्चित ईई कुमार महेंद्रू, एई नरेंद्र सिंह मीना और जेई अर्नब दत्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, बल्कि इन पर आगे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। सही कहा गया है कि एक ईमानदार अधिकारी जब कलम थाम लेता है तो उसके आगे दसियों बेईमान बौने साबित होते हैं। करोल बाग भवन निर्माण विभाग की लगातार शिकायतें पिछले कई वर्षों से विभिन्न विभागों में की जा रही थी। इसका सीधा कारण था इलाके में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण, नोटिस होने के बावजूद कार्रवाई न होना और बिल्डर माफिया से मिलकर सरकार और जनता को चूना लगाना। इसके अतिरिक्त एक बड़ा कारण यह भी रहा कि एलजी कार्यालय से लेकर पीएमओ तक सभी को करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग द्वारा गलत रिपोर्ट लगातार भेजी जाती रही। चाहे बात कोरोना काल से पहले की हो या बाद में, लगातार भवन निर्माण की कार्यप्रणाली का स्तर जहां गिरता रहा, वहीं भ्रष्ट अधिकारियों व बिल्डर माफिया की जेबें भरती रही। चाहे सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ आवाज कहीं से उठे उसे अनसुना कर दिया जाता है। कोरोना काल के बाद भी न केवल रामा रोड, कीर्ति नगर, रमेश नगर वार्डों में, बल्कि जोन के अन्य क्षेत्रों में भी भारी अवैध निर्माण देखा गया। बिना लैंड यूज चेंज कराए इंडस्ट्रियल प्लॉट के टुकड़े कर हो रहा कमर्शियल निर्माण हो या नक्शे का उल्लंघन कर यहाँ तक कि बिना नक्शे के भी 100% से अधिक निर्माण किया गया। अब तक जोन में चल रहा खेल कुछ इस प्रकार था। ऊपर से बर्दहस्त प्राप्त ईई अपने खास एई को पौष क्षेत्र में पद स्थापित करता, एई फिर अपने खास जेई को निगम क्षेत्र देता और फिर जेई बिना किसी कानूनी पद या प्रावधान वाले अपने बेलदार रखता। इन बेलदारों का काम होता है अवैध निर्माण स्थलों या कार्यस्थलों पर जाकर भवन निर्माण विभाग के नाम पर वसूली, यानी माल जाए अधिकारियों की जेब में और नाम खराब हो भवन निर्माण विभाग का। क्या आप सोच सकते हैं कि 60 से अधिक अवैध निर्माणों की सूची भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई गई, लेकिन 1 साल से ऊपर बीत जाने के बावजूद सभी उच्च कार्यालयों से निर्देश के बाद कार्रवाई के नाम पर केवल इतना सामने आया कि सेक्शन 343/344 डीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कहां हुई, किस पर हुई, कब हुई, इसकी एटीआर में कोई जानकारी नहीं दी गई। ईई महेंद्रू इस तरह के शब्द जाल बुनकर कई वर्षों से राज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और निगमायुक्त कार्यालय की आंखों पर पट्टी बांधते रहे हैं। शिकायत चाहे डीडीए, एसटीएफ से आए, चाहे एलजी कार्यालय से या प्रधानमंत्री कार्यालय से, पहले कार्यालय में जहां यह अंडर प्रोसेस पेंडिंग डिस्पोज्ड के नाम से शिकायतों की धज्जियां उड़ाते रहे, वहीं दूसरे कार्यकाल में यह न केवल शिकायतों को महीनों तक लंबित रखते और डेडलाइन से कुछ पहले पुरानी गलत रिपोर्ट में से एक लाइन सभी अवैध निर्माणों पर चिपकाते रहते, जिससे सॉफ्टवेयर की निगरानी कर रहे अधिकारी गलतफहमी में रहते कि कार्रवाई हो रही है। जहां एक ओर कागजों पर निगम का बुलडोजर दहाड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर अवैध निर्माण में कार्यरत मजदूरों की जान की कोई परवाह कहीं नहीं हुई। साल 2020 में पहले जहां रमेश नगर में हो रहे अवैध निर्माण में करंट लगने से एक मजदूर दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया, आज वहां 4 मंजिल इमारत खड़ी है। कुछ समय पहले मोती नगर में भी हुए अवैध निर्माणों की सफाई के दौरान एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था। रमेश नगर में ही 2A/19 का लिंटर गिर गया, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं देखी गई। ईई महेंद्रू का कमाल ऐसा है कि इन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई बिल्डिंग तक के पास एसबीपी होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी। इसके अतिरिक्त इनके कनिष्ठ अफसरों की निगरानी में केवल कागजों पर नोटिस जाते रहे, लेकिन पुलिस की सहायता से सीलिंग इत्यादि की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं या न के बराबर हुई। जहां एक और केंद्र में भाजपा की सरकार है, वहीं दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल हैं, जिनके नेतृत्व में दिल्ली के अफसर नए कानूनों के बाद कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद इलाके में फुटपाथ पर अतिक्रमण कर न केवल अवैध तत्वों को श्रेय देने का चलन बनाया गया, बल्कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से
फुटपाथ पर मंदिर का भी निर्माण संगठित भूमाफिया द्वारा कराया जाता रहा है। 100 से 125% निर्माण से जहां रास्ते संकरे होते जा रहे हैं, वहीं भूकंप आने पर जान माल का खतरा बढ़ता जा रहा है। गर्मी के मौसम में कीर्तिनगर टिम्बर एवं फर्नीचर मार्केट में लगातार अग्निदहन की घटनाएं सामने आई हैं और स्थानीय फायर ब्रिगेड के किसी भी अधिकारी से पूछा जा सकता है कि अवैध निर्माणों से पटी अतिक्रमित गलियों में घुसने में कितनी मशक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि दिल्ली का एक पेड़ महत्वपूर्ण है, वहीं कीर्तिनगर के 1/60 में इमारत के बनने से पहले स्थित पेड़ को बिल्डिंग का चेहरा चमकाने के लिए जड़ सहित खत्म कर दिया गया और कंक्रीट डालकर उसकी लीपापोती भी कर दी। यह सोचने का विषय है कि जिस ईई के कारण निगम के सदन में 2 बार हंगामा हुआ, हमारे ई जोन के जो भवन के करोल बाग के कोई साथी है, कोई भी नहीं, मैं उसको ई जोन करोल बाग कह रहा हूँ, बिल्डिंग के कारण कह रहा हूँ। जो सिद्धार्थन होटल करोल बाग है जी, उसमें जब शोकॉज नोटिस कटा हुआ है तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई, ये गलत तरीका है। या तो नोटिस भेजा ना जाए, अगर भेजा है तो उस पर एक्शन लो। दूसरी बात, हाउस नंबर 2 पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के साथ में IAPL 8 वेस्ट पटेल नगर, इन्होंने 2 छतों को आपस में मिला दिया और ये सीलिंग के नोटिस इस बिल्डिंग पे भी चल रहे हैं, इसकी भी मुझे जानकारी चाहिए। करोल बाग पूसा रोड पर शादीपुर और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के बीच बगला नंबर 19 में 500 गज की 2 प्रॉपर्टी की छतों को लेंटर जोड़कर मिला दिया गया। ये कहाँ का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है गलत हो रहा है, इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे निगम की भी बदनामी होती है और जो आदरणीय मोदी साहब हैं उनके भी फॉलोअर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी आती है। सालवान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण बुक है, नोटिस गया हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर कल को किसी की जान माल की हानि होती है तो उसका कौन दंड का अधिकारी है? इसका सीधा वही अधिकारी वहां पर जो उसके सुपरविजन में कार्य हो रहे हैं, तो उस तरीके से उसको एक्शन लेना चाहिए। और अगर करोल बाग में अर्पित होटल कांड हुआ था, 17 लोग मारे गए थे, अगर इसी तरीके से ये अवैध निर्माण होते रहे और इसी तरीके से ये निर्माणों की जो संपत्तियों को, जिनके मैं नंबर दे रहा हूं आपको, उन नंबरों पे अगर जो 17 लोग मर गए और मिसयूज चल रहा था, जांच एजेंसियों को बिल्डिंग बनी थी, उन्होंने स्पेशल प्रोविजन एक्ट में प्रोटेक्टेड है, जबकि अर्पित होटल एक अनसेफ बिल्डिंग थी जिस पर यह एक्ट लागू नहीं होता। साथ ही साथ मिसयूज का कंसेप्ट 2006 में आया और मिसयूज की सीलिंग भी इसके बाद शुरू हुई थी, इसकी जांच भी दोबारा करानी चाहिए। जिसका तबादला पूर्व आयुक्त वर्षा जोशी द्वारा कामकाज में हीला हवाली व अनियमितता के कारण किया गया। उसे डीसी के जाते ही कुछ समय के बाद फिर से जोन में लाकर बैठा दिया गया। जोन पर ऐसी पकड़ फिर इनके द्वारा बनाई गई कि लगातार एक ही पद पर यह नियम विरुद्ध सालों तक बैठे रहे और निगम व दिल्ली सरकार को 1000 करोड़ से अधिक के राजस्व की इन्होंने हानि पहुंचाई। प्रति लिंटर 12 से 15 लाख की काली कमाई कर ऊपर से नीचे तक बंदरबाट करना और इसके बदले सभी तरह के कानून से अवैध तत्वों को मुक्त कर देने की नीति करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग की पिछले कुछ वर्षों में हो गई है। यह ऐसी घटना है जो राजधानी दिल्ली के इतिहास में शायद पहली बार देखी गई है, जहां इतने कम समय के भीतर ही किसी अधिकारी द्वारा पूरे तंत्र को हाईजैक कर लिया गया हो। माननीय निगमायुक्त द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ही पूरे सिंडिकेट की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की गंभीर आवश्यकता है, ताकि न केवल निगम के हिस्से का राजस्व वापस आ सके, बल्कि करोल बाग जोन में तैयार किए गए जंगल राज से त्रस्त जनता को राहत मिल सके। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से बातचीत की और नए कानून से होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान शाह ने 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर जनता को बधाई दी और कहा कि आजादी के लगभग 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी हो गई है। यह भारतीय मूल्यों पर काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि 75 साल बाद इन कानूनों पर चर्चा की गई और आज जब ये कानून प्रभावी हो रहे हैं तो ब्रिटिश काल के कानून पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड जिसको आईपीसी कहते थे 1860 से जो कानून था इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको सीआरपीसी कहते थे जो 1898 से अमल में था इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश के ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर दिल्ली सरकार की तैयारियों को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चिंता व्यक्त की। इसी कड़ी में वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सचदेवा ने दिल्ली में जल भराव का कारण नालों की सफाई का न होना बताया। साथ ही यह भी कहा कि पानी निकालने वाले स्थायी पंप की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने नहीं की है। उन्होंने कहा कि 28 जून को लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली में लगाए गए 696 स्थायी वाटर निकासी पंपों में से 400 से अधिक काम नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड मंत्री आतिशी से सवाल किया कि वह बताएं कि दिल्ली में सभी विभागों के कुल कितने स्थायी व अस्थायी वाटर निकासी पंप मॉनसून में होने चाहिए और उनमें से आज कितने काम कर रहे हैं। दिल्ली में आज शाम से लेकर अगले 2 दिन तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और दिल्ली सरकार की जो तैयारी का आलम है, मुझे ये आने वाले दिन अपने दिल्ली वासियों के लिए बहुत कष्टदायक होने वाले हैं। इस जल भराव का सबसे बड़ा कारण नालों की सफाई ना होना तो है ही, उसके साथ साथ पानी के निकालने के जो स्थायी पंप लगे हुए हैं या जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स पंप लगाने के करते हैं उसकी व्यवस्था दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नहीं की। 28 जून को दिल्ली के 696 स्थायी वाटर पंप हैं जो लगातार काम करते हैं, उसमें से 400 काम नहीं कर रहे थे और आज की स्थिति, आज हम 1 जुलाई को बैठे हैं, आज भी 300 से ज्यादा पंप काम करने की स्थिति में नहीं है। जवाब दे जल मंत्री। बहाना बना रहे हैं उनके मंत्री कि चुनाव आचार संहिता के कारण हम इन पंपों के लिए टेंडर नहीं कर पाए। 4 जून को रिजल्ट आया था, चाहते तो 5, 6, 7 को टेंडर कर सकते थे और इसकी व्यवस्था कर सकते थे पंपों की, लेकिन नहीं की। अगर काम करने की नीयत होती तो मैं आज दिल्ली की जल मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जब स्वयं मिंटो रोड के बीच पे गई थी और जहां आप जल भराव देख रही थी वहां पर भी 3 पंप काम नहीं कर रहे थे, किसकी जिम्मेदारी है? टोटल 8 पंप है वहां पर, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे, बताएं किसकी जिम्मेदारी है? मैं उनसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि वो दिल्ली की जनता को बताएं कि वाटर
निकासी के लिए, जल भराव को खत्म करने के लिए मानसून में कितने पंप स्थायी और अस्थायी की व्यवस्था होनी चाहिए और आपने कितने लगाए हैं? दिल्ली में जल भराव का सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल सरकार की निष्क्रियता है। दिल्ली में लगभग 287 जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जो दिल्ली पुलिस और बाकी सब एजेंसीज ने बताए हैं कि जहां पानी का जल भराव होता ही है, आज भी उस 287 में से लगभग 250 स्थान ऐसे हैं जहां पंप या तो ठप पड़े हैं या काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में जब तक शासन में थी, और आप में से भी जो लोग दिल्ली नगर निगम कवर करते रहे होंगे, हर मानसून में दिल्ली नगर निगम अपने आंकड़े पेश करती थी कि इतने हमारी छोटी बड़ी नालियां हैं, इतने हैं और इतने हमने साफ कर दिए, ये स्थिति है। इस बार नगर निगम वो आंकड़े क्यों नहीं पेश कर रहा? क्यों उनकी मेयर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खत्म कर देती कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं? कमिश्नर ऑफिस से वो रेगुलर वो आंकड़े निकला करते थे पहले, आज वो कहाँ हैं? क्योंकि किया ही कुछ नहीं है। पहले दिल्ली की बड़ी सड़कों पे जल भराव होता था, लोगों की परेशानी ट्रैफिक जाम की होती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि छोटी छोटी गलियों में पानी घुस रहा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। पुरानी दिल्ली हो, नई दिल्ली हो, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ बेसमेंट और लोगों के घरों में पानी नहीं घुस रहा। उनके घरों में पानी घुसने के कारण जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? आप ये कह के नहीं छूट सकते कि बारिश ज्यादा थी, पूरे मानसून की 25% बारिश एक बारी में हो गई तो हम क्या करें? आपकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली में जल भराव ना हो। तो ऐसे सब परिवारों का भी सर्वे करा के उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। और दिल्ली की जल मंत्री से मैं फिर एक बार मांग करता हूं कि वो बताएं कि इस मानसून में आपने जल निकासी के लिए कितने अस्थायी वाटर पंपों का इंतजाम किया है और आज की तारीख में जो स्थायी पंप हैं कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, उसका वो सार्वजनिक विवरण दें। 1 जुलाई को भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक वेंकैया नायडू अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति बनने से पहले एक राजनेता के रूप में एक शानदार सफर तय किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छतरी गिरने की घटना के कुछ दिनों बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने परिचालन का जायजा लेने के लिए हवाई अड्डा संचालन नियंत्रण केंद्र का दौरा किया। विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में नेट पेपर लीक मुद्दे पर अलग से 1 दिवसीय चर्चा की मांग की और इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट आश्वासन मांगने के बाद सदन से बहिर्गमन किया। जुलाई 2024 का दिन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। नए आपराधिक कानून लागू होते ही पहली एफआईआर दर्ज कराई गई। धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज में बाधा डालने और बिक्री करने के आरोप में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप 2024 जीतने के लिए बधाई दी। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला पर हमला करने की वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने चौथे चरण के विस्तार कार्य में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य 2026 तक 65 किलोमीटर नई लाइनों वाले सभी 3 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर खोलना है। अंग्रेजों के बनाए गए कानून रविवार रात 12 बजे से बदल गए। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने नए कानून पर प्रतिक्रिया दी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।